ईसा से 700 वर्ष पूर्व एक भाषा शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं जिसे लैटिन नाम से जाना गया। विद्वान मानते हैं कि इसी भाषा से कई यूरोपियन भाषाएं निकली। इसी प्राचीन भाषा का एक शब्द है फैनम, यानी जहां भगवान स्थापित हो, यानी आप मंदिर कह सकते हैं। मंदिर जाते थे भगत लोग, तो भगत कहलाए जाने लगे फेनेटिक। यही कोई 2500 साल बाद इस शब्द को अंग्रेजी ने उधार लिया और फेनेटिक का अर्थ हुआ किसी का पक्का वाला भक्त, ऐसा कि जिसे मान ले तो उसके पीछे दीवाना ही हो जाए। भाषाविद मानते हैं कि इसी फैनेटिक से फैन शब्द का जन्म हुआ। जो अमिताभ के हुए तो कहने लगे कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं लेता। शाहरुख के हुए तो अपना दिल आस्तीन पर बांधकर मन्नत के सामने खड़े हो गए। लल्लन टॉप के हुए तो फिर लौट कर चले आए देखने आसान भाषा में का एक और एपिसोड। वे कौन होते हैं जो ऐसे लोगों के लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने कभी असल जीवन में देखा तक नहीं होता। ओनली फैंस डियर क्यूटीज, ओनली फैंस। लेकिन जिस ओनली फैंस की बात हम आज कर रहे हैं वो ओनली फैंस ही नहीं है, वो उपभोक्ता हैं भोग के। वो उन करोड़ों लोगों में शुमार हैं जो अपनी पसंद का अडल्ट कंटेंट देखने के लिए हर महीने अपने फोन रिचार्ज से भी महंगा सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं और उस दौर को मीलों पीछे छोड़ आए हैं जब वे याद करके घबरा जाया करते थे कि अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करना तो भूल ही गए। तो पेश नज़र है जिंदगी के सफ़र में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त ना आया नज़र, उसने घबरा के तन्हाइयों से सबा ओनली फैन बनकर गुजर कर लिया। तो जनाब, ऐसा कंटेंट जो कुछ समय पहले तक सिर्फ उन वाली वेबसाइट्स पर ही मिलता था जिसे बनाने के लिए पुलिस से बचना पड़ता था और देखने के लिए घर वालों से, जिसके लिए गली गली में फिरते थे यूं बनकर बंजारे, अब वो स्टडी मटेरियल, यस यू गॉट इट राइट, वही स्टडी मटेरियल अब एक प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बन रहा है, बिक रहा है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ओनली फैंस। बात सिर्फ एक रात की थी मगर सब्सक्रिप्शन उसका महीने भर ले लिया। ओनली फैंस पर वीडियो बनाने वालों की संख्या मीटर तोड़ रही है। स्टैटिस्टा एक वेबसाइट है आंकड़ों की, उसके मुताबिक 2019 में ओनली फैंस पर करीब 3 लाख क्रिएटर्स थे, लेकिन इसके 4 साल बाद यानी 2023 में ये संख्या बढ़ करके 40 लाख के पार हो गई। अब कुछ सवाल दिमाग में आते हैं। पहला, ओनली फैंस और बाकी एडल्ट वेबसाइट्स के कंटेंट बनाने में फर्क क्या है? दूसरा, अमेरिका से लेकर के भारत तक के लोग और खासकर महिलाएं ओनली फैंस के रास्ते को क्यों चुन रही हैं, उसको ऑप्ट क्यों कर रही हैं? और तीसरा, क्या है इस प्रोफेशन के पक्ष और विपक्ष की दलीलें? जानेंगे इन सवालों के जवाब। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची, आसान भाषा में। बात है 2016 की। एक भाई साहब हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, पेशे से टेक एंटरप्रेन्योर हैं, उनका नाम है टिम स्टोकली। इन टिम भाई ने ही ओनली फैंस का प्लेटफॉर्म बनाया। 2018 में उन्होंने कंपनी के 75% शेयर बेच दिए। किसको बेचे? शिकागो के एक बिजनेसमैन हैं लियोनिड रैडविन्स्की। हालांकि 2021 तक टिम ही ओनली फैंस के सीईओ बने रहे। उसके बाद कमान उन्होंने दूसरों को सौंप दी। क्या था इस नए प्लेटफॉर्म ओनली फैंस में? कंटेंट क्रिएटर्स मजे से वीडियो अपलोड करते थे और उनके फैंस सब्सक्रिप्शन लेकर के वीडियो देख सकते थे। शुरू में तो सभी तरह का कंटेंट अपलोड होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बन गया अडल्ट कंटेंट का हब। और क्या था फिर? देखते देखते सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने लगी और 2023 तक 19 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। जाहिर है कि क्रिएटर और कंपनी दोनों को इससे फायदा हुआ। कंपनी का फायदा कैसे हो रहा था? सब्सक्रिप्शन में कंपनी 20% का कट लेती है, माने 100 रुपए के सब्सक्रिप्शन में 80 रुपए मिलेंगे क्रिएटर को और 20 रुपए मिलेंगे कंपनी को। सबसे कमाल बात तो यह है कि हर क्रिएटर का सब्सक्रिप्शन अलग अलग होता है। नेटफ्लिक्स की तरह नहीं है कि एक बार आपने प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो महीने भर कोई भी पिक्चर देख ली। यहाँ पे आपको जिस क्रिएटर का कंटेंट देखना है उसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना होगा। और ये सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का होगा, इसका फैसला खुद क्रिएटर करता है। कोई अपने कंटेंट का दाम 300 रुपए भी रख सकता है और कोई 3000 भी रख सकता है। बस आपके कंटेंट के खरीदार होने चाहिए। कंपनी बस एक प्लेटफॉर्म है जिसका काम है क्रिएटर और उनके फैंस को मिलाना और 20% कट ले लेना। ऐसा नहीं है कि ओनली फैंस पर सिर्फ अडल्ट कंटेंट ही मिलता है। इस पर फिटनेस और फूड जैसे कई और कैटेगरीज का कंटेंट भी है, लेकिन ज्यादातर कंटेंट अडल्ट ही है। दुनिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिट होने के अलग अलग कारण रहे हैं, लेकिन ओनली फैंस की तरक्की की सबसे बड़ी वजह बना कोविड-19 का लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक तरफ तो लोग घर में बंद थे, अकेलेपन का दौर था और एस्केपिज्म के तौर पर लोगों ने अडल्ट कंटेंट को साथी बनाया।
बाहर सब कुछ बंद था, घर में खुला था फोन। हर काम के लिए फोन पर नए नए विकल्प तलाशे जा रहे थे, जैसे मीटिंग के लिए जूम, सब्जी राशन के लिए इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स, और इसी कड़ी में सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए, फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने के लिए ओनली फैंस, मैनीविड्स, इज माई गर्ल जैसे प्लेटफॉर्म्स भी पॉपुलर होने शुरू हुए। एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि ये ऐप्स इसलिए भी पॉपुलर हुई क्योंकि कोविड काल में हर देश में सेक्स वर्कर्स का काम प्रभावित हुआ था, इसलिए उनमें से कुछ डिजिटल की ओर आ गए और इस तरह के ऐप्स पर कंटेंट क्रिएट करने लगे। क्रिएटर्स के बीच ही खासा पॉपुलर हुआ क्योंकि यहाँ एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं अपनी आप बीती सुनाती दिखी, जिससे एडल्ट इंडस्ट्री के कई राज भी खुले। बड़े बच्चों के इस खेल का भीखू मात्रे बना ओनली फैंस। इस ऐप ने क्रिएटर्स के लिए, या कि जिन्हें लोग परफॉर्मर्स भी कहते हैं, उनके लिए पॉर्न इंडस्ट्री को फाइनेंशियली रिवाइव करने में बड़ी मदद की। कैसे? उसकी 3 बड़ी वजह हैं। एक तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्रिएटर बन सकता था, माने यहाँ ट्रेडिशनल एडल्ट इंडस्ट्री की तरह कुछ सीमित लोग नहीं थे जो कंटेंट बनाते और उसकी सप्लाई करते। साथ ही पैसे का बड़ा हिस्सा, बड़ा शेयर, करीब 80% क्रिएटर को मिलता था। अडल्ट कंटेंट का एक तरह से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया, इंडस्ट्री के पैरेलल इंडिविजुअल क्रिएटर्स खड़े हो गए। दूसरी वजह, ये प्लेटफॉर्म कंटेंट पायरेसी को रोकने के लिए सख्त नियम लागू कर रहा था, जबकि इसके पहले पायरेसी की वजह से फ्री पॉर्न का प्रचलन बढ़ा था और पायरेसी की वजह से परफॉर्मर्स को कम पैसे मिलते थे। तीसरी वजह, प्रमोशन का मौका। क्रिएटर्स के पास खुद को डिजिटली प्रमोट करने का एक बड़ा रास्ता खुल गया। वो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने ओनली फैंस अकाउंट को प्रमोट करते थे और यूजर्स को उधर डाइवर्ट करते थे। इसको उदाहरणों और आंकड़ों से समझते हैं। तो कमाई का क्या हाल है, इसे कैटेगरी के हिसाब से समझते हैं। बिजनेस इनसाइडर ने 10 सितंबर 2024 को एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने 3 तरह के कंटेंट क्रिएटर्स से बात की। पहले वो जिनके ओनली फैंस पर 10,000 से कम फैंस हैं, दूसरे वो जिनके 10,000 से 1 लाख के बीच फैंस हैं, तीसरे वो जिनके 1 लाख से भी ज़्यादा फैंस हैं। बेल ग्रेस नाम की एक अंग्रेज महिला है, इनके 2400 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बेल ग्रेस ने ओनली फैंस से 1 साल में $1 लाख से ज़्यादा की कमाई की, यानी करीब 83 लाख रुपए, जो हमारे इस शो के प्रोड्यूसर से कितना गुना ज़्यादा हुई, छोड़ दीजिए। 10,000 से 1 लाख फैंस वालों की तो और भी चांदी है। बिजनेस इनसाइडर में 4 कंटेंट क्रिएटर्स का जिक्र है, एम्बर स्वीटहार्ट, स्टेफ मी, रियाना रोज और लीन सू। इन सभी की सालाना आमदनी 4 करोड़ से लेकर के 21 करोड़ के बीच थी, यानी पैसा ही पैसा। और 1 लाख से ज्यादा फैंस वालों की जिंदगी एकदम राजसी हो चुकी है। एक महिला है ब्राइस एडम्स, 2023 तक उनके 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे। वो साल भर में आराम से 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाती हैं, IPL के सबसे महंगे खिलाड़ियों से भी कई गुना ज्यादा। दुनिया के टॉप 3 ओनली फैंस क्रिएटर्स कौन हैं? मैनी ऑफ मैनी नाम की वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकन रैपर भैड बेबी, यही उनका नाम का प्रोनाउंसिएशन है, असली नाम नहीं है उनका, ये स्क्रीन नेम है, भैड बेबी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली क्रिएटर बनी। इनकी सालाना कमाई 2023 में 280 करोड़ रुपए थी। दूसरे नंबर पर थी बेल डेल्फिन, इन्होंने साल भर में 119 करोड़ रुपए कमाए। और तीसरे नंबर पर हैं जेमिलीज नाम की क्रिएटर, जो साल भर में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाती हैं। वैसे तो ओनली फैंस पर 70% क्रिएटर्स महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष भी इस इंडस्ट्री में हैं और कुछ पुरुष भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। सुपर क्रिएटर नाम की एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक टाइगा नाम के कंटेंट क्रिएटर हैं, पुरुष हैं, ये हिप हॉप आर्टिस्ट हैं। इनकी सालाना कमाई भी 58 करोड़ रुपए है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। हालांकि पुरुषों की कमाई महिलाओं से काफी कम है। ज्यादातर पॉपुलर क्रिएटर्स के सब्सक्रिप्शन 700 रुपए से लेकर के 3000 रुपए तक मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मियां खलीफा के ओनली फैंस का मंथली सब्सक्रिप्शन करीब 900 रुपए में मिलता है। इतने में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। भारत से भी पूनम पांडे, शर्लिन चोपड़ा जैसे नाम इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मोटी कमाई कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल अकाउंट्स की बढ़ती संख्या से कई तरह की बहस पैदा हुई और उस बहस में कई तरह की पॉजिटिव चीजें थी और कुछ चिंताएं भी थी। कुछ का मानना था कि इससे सेक्स वर्क को, लाइक अदर प्रोफेशंस, एक कैजुअल लेबर के तौर पर स्वीकृति मिल रही है। कुछ लोगों का मानना था कि ओनली फैंस ने अडल्ट इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और कुछ लोगों का मानना था कि इससे समाज के सामने एक नैतिक संकट खड़ा हो गया है और कमाई का ये तरीका ठीक नहीं है। इन डिबेट्स के साथ ओनली फैंस पर संगीन आरोप भी लगे। आरोप सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड पॉर्न से जुड़े हुए थे। इन सभी को बारी बारी विस्तार से समझते हैं। ब्रेंट्स बीजी और सैंडर्स टी, ये 2 रिसर्चर्स हैं। इनका साल 2010 में एक रिसर्च पेपर छपा, इसका नाम है मेन स्ट्रीमिंग द सेक्स इंडस्ट्री, इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड सोशल एम्बिवेलेंस। इसमें उन्होंने लास वेगस और इन लीड्स में
कमर्शियल सेक्स के विस्तार पर रिसर्च की। रिसर्च के दौरान उन्हें समझ आया कि कैसे कमर्शियल सेक्स रोजमर्रा की जिंदगी और मुख्य आर्थिक सिस्टम का हिस्सा बन गया है। उनके हिसाब से इसकी दो बड़ी वजह थी। पहला, मार्केटिंग के तरीकों में होते बदलाव। जब सेक्स रिलेटेड बिजनेसेस अपनी ब्रांडिंग और मैनेजमेंट में किसी कॉर्पोरेट की तरह दिखने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी काम करती है, इससे ये झलकता है कि सेक्स इंडस्ट्री के बिजनेस पारंपरिक बिजनेस की तरह ही ऑपरेट होने लगे हैं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर अगर कोई चीज स्वीकार हो जाए तो उसका यह मतलब नहीं है कि समाज भी उसे स्वीकार कर रहा है। इसलिए किसी भी बिजनेस का सक्सेस और एक्सेप्टेंस समाज की स्वीकृति से भी जुड़ा होता है। मिसाल के तौर पर नेटवर्क मार्केटिंग, ये बिजनेस भी बाकी सभी पारंपरिक बिजनेस की तरह ही चलता है। प्रॉपर ऑफिसेस होते हैं, लेकिन समाज इसे करियर ऑप्शन के तौर पर जरूरी नहीं कि देखे। तभी कई मीम्स में इसका उपहास किया जाता है। ब्रेंट्स और सैंडर्स का कहना है कि कमर्शियल सेक्स की एक्सेप्टेंस का कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव भी है। सोशल मेनस्ट्रीमिंग जिसको कहते हैं, जिसमें कल्चरल चेंजेस भी शामिल हैं। यहाँ समाज सेक्स को एक स्वीकार्य कॉमर्स के रूप में देखने लगता है। धीरे धीरे ये धारणा बढ़ती है कि शरीर और सेक्सुअलिटी को भी कमोडिटी के रूप में स्वीकारा जा सकता है। इसके पीछे समाजशास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नियो लिबरलिज्म। आसान भाषा में कहें तो लिबरलिज्म का नया रूप जो फ्री मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप और व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। माने अब हर चीज एक पोटेंशियल बिजनेस आइडिया है और व्यक्ति की सोच समाज से ऊपर है। इससे लोगों में सेक्स से जुड़ी सोच में बदलाव आया है। लेकिन अडल्ट इंडस्ट्री में सदियों से एक बड़ी समस्या रही है। इस इंडस्ट्री में हमेशा से बिचौलियों और वीडियो प्रोड्यूसर्स का बोलबाला रहा है, उनका प्रभुत्व रहा है। इसलिए खासकर महिलाएं शोषण का शिकार बनी है। मियां खलीफा, अगर आपको याद हो, उन्होंने जब इंडस्ट्री छोड़ी थी तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें इस इंडस्ट्री में एक खिलौने की तरह ट्रीट किया गया। आरोप ये भी कि इंडस्ट्री ने पॉर्न के जरिए अनरियलिस्टिक चीजों को प्रमोट किया है, जिसने आपसी रिश्तों को प्रभावित किया है। लेकिन ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एजेंट्स और प्रोड्यूसर्स जैसे मिडिलमैन की जरूरत को खत्म कर दिया है। अब दर्शक और क्रिएटर के बीच सीधे पैसे का लेन देन होने लगा। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, उसका नाम है फीमेल एम्पावरमेंट थ्रू ओनली फैंस। इसके मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सेक्स वर्क को ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है, जिससे लोग अपने काम को अपने तरीके से चला सकते हैं। इसमें एक और दिलचस्प पहलू का जिक्र है। ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पर आने वाले कई लोग पहले कभी पारंपरिक सेक्स वर्क में शामिल नहीं रहे थे। ये लोग इस काम से इसलिए जुड़ पाए क्योंकि उनके पास बाकी तरीकों के अलावा ओनली फैंस जैसा एक बेहतर रास्ता मौजूद था। एक सवाल ये कि इस प्रोफेशन में ज्यादातर महिलाएं मिडिल क्लास से आती हैं। आखिर उनकी मोटिवेशन क्या होती है? क्यों मिडिल क्लास की महिलाएं इस रास्ते को चुन रही हैं? अमेरिका में एक रिसर्च पेपर छपा, मिडिल क्लास इन सेक्स वर्क। इसमें अमेरिकी नजरिए से मिडिल क्लास की महिलाओं के सेक्स वर्क में शामिल होने के कारणों का विश्लेषण किया गया। रिसर्च में इसके दो बड़े कारण मिलते हैं। पहला, आर्थिक मोर्चे पर हो रहे बदलाव। आर्थिक बदलावों के कारण जेंडर्ड पे गैप बढ़ा है। मिडिल क्लास की महिलाएं जो दूसरे सर्विस सेक्टर में कम वेतन पाती हैं, सेक्स वर्क की तरफ आकर्षित हो रही हैं क्योंकि इसमें तुलनात्मक रूप से वो बेहतर कमाई कर पाती हैं। इसके अलावा ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म में एक फायदा और है, यहाँ काम करने के घंटे फिक्स्ड नहीं है। जब मौका हो तब आप वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। मतलब बाकी जॉब्स के साथ तालमेल बैठाने का मौका भी है। इसलिए ये बहुत सारे लोगों के लिए सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम भी हो गया। गिग इकोनॉमी का एक उदाहरण। ओनली फैंस पर कुछ बेहद गंभीर आरोप भी लगे, जैसे सेक्स ट्रैफिकिंग और माइनर्स की वीडियोस चलाना। साल 2021 में बीबीसी में एक आर्टिकल छपा, द चिल्ड्रन सेलिंग एक्सप्लिसिट वीडियोस ऑन ओनली फैंस। इसमें ब्रिटेन के एक केस का जिक्र है। असल में एक 14 साल की लड़की ने ओनली फैंस पर अपनी आईडी बनाई क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र की थी। इस वजह से उसने एज वेरिफिकेशन के लिए अपनी दादी के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। ये तो एक किस्सा है। इसके अलावा अमेरिका की एजेंसी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, ATII बोलते हैं इसको, उसने भी ओनली फैंस पर आरोप लगाए थे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंटेलिजेंस इनिशिएटिव एजेंसी इंसानी तस्करी के खिलाफ काम करती है। इसकी रिपोर्ट में ओनली फैंस पर बच्चों और महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण के आरोप लगे। ATII ने बताया कि सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर उनके रिसर्चर्स ने onlyfans.com प्रोफाइल्स में पाया कि ऐसी लड़कियों की तस्वीरें दिख रही हैं जिनके शारीरिक ढांचे से जाहिर था कि वे 18 साल से कम उम्र की हैं। इसके अलावा क्रिएटर्स के चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशंस और कई ऐसे साइन भी दिखे जो ये दर्शा रहे थे कि उनसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है। ओनली फैंस ने इन चीज़ों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन आरोप तो लगातार लगते आए हैं। भारत में अडल्ट कंटेंट के खिलाफ कई तरह के कानून हैं।
जिससे इसके क्रिएशन, बिक्री और प्रदर्शन पर रोक लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और पॉक्सो एक्ट। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में धारा 75 और 95 भी जोड़ी गई है। लेकिन इसमें एक पेच है, भारत में एडल्ट कंटेंट को बनाने, रिलीज करने या शेयर करने पर रोक है, लेकिन इसे देखने पर कोई सजा नहीं है बशर्ते क्रिएटर्स बालिग हों। ओनली फैंस एक विदेशी प्लेटफॉर्म है, इस पर कंटेंट देखना प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए काफी हद तक ये बच जाते हैं, एक तरह का लूप होल है। लेकिन आईटी एक्ट 2021 के मुताबिक सरकार ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को चाहे तो बैन कर सकती है। अब तक क्यों नहीं बैन हुआ, इस सवाल का जवाब तो सरकार ही दे सकती है। लेकिन कई इंडियंस भी इस पर वीडियोस बनाते हैं। ये कानूनी है या गैर कानूनी, ये प्रशासन और न्यायपालिका को तय करना है। आज के आसान भाषा में इतना ही। रिसर्च है आकाश की, देखते रहिए दी ललन टॉप।